राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे मंदाकिनी का पाठ 10, जो कि आपके 2020-21 का जो पाठ्यक्रम है उसमें यह पाठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रखा गया है और जिसका नाम है गेहूं बनाम गुलाब। और राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ पाठ है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही सुंदर एक साहित्यिक रचना है। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ का केंद्रीय भाव, पाठ के बीच में जो प्रश्न बनते हैं वो पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए अंत में आपके इस पाठ में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हम विचार करेंगे। वो प्रश्न भी आपको बताऊंगा ताकि आप उसे तैयार कर सके। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने इस चैनल से यानी साहित्य क्लासेस से हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर और इसके अलावा इंग्लिश और इंग्लिश के अलावा पॉलिटिकल, यानी ये जो 4 विषय जो है, इन 4 विषयों से संबंधित आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए समय समय पर जो परीक्षा से संबंधित सामग्री अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे तुरंत देख लें, क्योंकि अब परीक्षा का समय है। तो इस परीक्षा के समय में आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है और मैं समझता हूं कि आपने सिलेबस लगभग पढ़ लिया होगा और अब आपके रिवीजन चल रहा होगा। तो अब हम जैसे अपने सिलेबस लगभग हो गया है, हिंदी, इंग्लिश और ये हिंदी लिटरेचर, इन तीनों का सिलेबस लगभग हो गया है। अब हम प्रश्नोत्तर वीडियो पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है वो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कैसा पेपर आएगा उसके संबंध में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इस पाठ को, और ये अंतिम पाठ है, इसके बाद अपन प्रश्नोत्तर वीडियो पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। देखिए, इस पाठ को रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, तो हम सबसे पहले थोड़ा इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में 1900 ईस्वी में हुआ, भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के सक्रिय सेनानी रहे थे। अनेक बार कारावास भी गए। 1 दर्जन से भी अधिक पत्रों का संपादन किया। 1 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाएं, जो अखबार चलते थे उस समय, जो अर्थात साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, उन अखबारों का उन्होंने संपादन भी किया। ये संपादक भी थे, जिनमें था तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता व हिमालय, ये सभी थे। प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी गद्य के क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय हुए हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना और टीका तथा ललित निबंध के रूप में अनेक पुस्तकों की रचनाएं की है। बेनीपुरी जी की 80 से अधिक बालोपयोगी, किशोरोपयोगी और राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित हुई है। बिहारी सतसई, विद्यापति पदावली, महाकवि इकबाल, जोश के कलाम, लाल चीन, लाल रूस, जयप्रकाश, रोजा लुंजेम, पतितों के देश में, चिंता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बापति, गेहूं और गुलाब, परियों के पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, लाल तारा, झोंपड़ी का रुदन, दीदी, 7 दिन व आंसू की तस्वीरें प्रमुख है। ये इनके बहुत अच्छी रचनाएं हैं जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है। एक विशिष्ट प्रकार की अलंकृत भाषा और भावुकता प्रधान शैली के कारण बेनीपुरी जी हिंदी गद्य के एक विशिष्ट रचनाकार हैं। हिंदी गद्य में इनकी एक विशिष्ट पहचान भी है। ये पाठ जो हम पढ़ेंगे, इस पाठ में देखिए ये मूल अर्थात केंद्रीय भाव है ये पाठ का, इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ये जो निबंध है भावात्मक और सांस्कृतिक है, भावात्मक और सांस्कृतिक है, जिसमें भौतिकता पर मानसिक आनंद की विजय की ओर प्रेरित किया गया है। भौतिकता अर्थात भौतिक जगत, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि हम आज अपनी साधन सुविधाएं जुटाने के लिए या हम पैसे के पीछे जितने भाग रहे हैं, इसकी बजाय हमारा अगर मानसिक आनंद अच्छा हो,
अर्थात मानसिक रूप से यदि हम स्वस्थ हों, इसके संबंध में इन्होंने कहा है कि गेहूं और गुलाब ये जो प्रतीक जो रखे हैं, यानी इसमें ये जो गेहूं जो है ये भौतिकता का प्रतीक है और गुलाब है वो एक मानसिक तृप्ति का प्रतीक है कि आदमी भौतिकता की तरफ कितना बढ़ रहा है और उसकी मानसिक तृप्ति कितनी है। गेहूं तो जो है वो पूरी स्थूल जगत का प्रतीक है और गुलाब है वो सूक्ष्म जगत का प्रतीक है। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मानव अपनी शांति खो रहा है, ये इसकी मूल बात है। अर्थात व्यक्ति है वो अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करता है, दिन रात अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ वो ये सोचता है कि मेरे पास वो सुविधाएं हो, मेरे पास इतनी सुविधाएं हो, और उन सुविधाओं के चक्कर में एक दिन क्या करता है, वो मानसिक रूप से अशांत हो जाता है और अशांत होकर के वे सुविधाएं यहीं के यहीं पड़ी रह जाती है और वो स्वर्गारोहण कर जाता है। तो ये इसने बताने का प्रयास किया है कि गेहूं और गुलाब में संतुलन होना चाहिए, अर्थात हमारी जो मानसिक और शारीरिक ये जो तृप्ति है इसमें संतुलन होना जरूरी है। वास्तव में गेहूं और गुलाब में संतुलन आवश्यक है, अर्थात भौतिक में और अभौतिक में हमारा संतुलन जरूरी है, जो जीवन की पूर्णता को दे सकता है, जीवन को पूर्णता दे सकता है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जीवन के लिए भी। तो इसमें देखिए लेखक क्या लिखते हैं शुरू में कि गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। अर्थात गुलाब का फूल जो होता है क्या हम उसको खा सकते हैं? नहीं, उसकी सुगंध हमारे लिए पर्याप्त होती है, मानसिक रूप से हम उससे तृप्त होते हैं। लेकिन गेहूं जो है वो हम खाते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, अर्थात इनमें से गेहूं बड़ा है या गुलाब बड़ा है। हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, अर्थात हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा शरीर अच्छा हो और हमारा मन जो मानस है अर्थात हमारा मन है वो भी तृप्त हो। पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, अर्थात माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न कुछ छूट न पाए, अर्थात गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। अर्थात जब मनुष्य यहाँ आया था पृथ्वी पर तो उस समय वह सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास लेकर के आया था, अर्थात मस्तिष्क में वह इतनी बौद्धिकता उसमें नहीं थी, तो वह अधिक से अधिक खाने पीने की तरफ बढ़ा और खाने पीने से उसकी मानसिक रूप से वृद्धि हुई। फिर उन्होंने माँ के जो स्तन है अर्थात माँ के दूध को लेकर के फिर उन्होंने पेड़ों के जो वृक्षों के जो फल है वो खाने शुरू किए, फिर कीट पतंगों को पशु पक्षियों को, अर्थात कोई भी छूट नहीं पाए और अपनी भूख के आगे अब आज वो का वही काफिला अब गेहूं पर टूट पड़ा है, अर्थात अनाज पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ गेहूं उपजाओ गेहूं उपजाओ, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए, अर्थात कि गेहूं की प्राप्ति के लिए हमारे जो जंगल है वो जंगल के जंगल काट करके और वहां पर हम गेहूं बो देते हैं। बेचारा गुलाब भरी जवानी में शुष्कियां ले रहा है, अर्थात फिर भी आदमी में तृप्ति नहीं है। शारीरिक रूप से तृप्त होने के लिए वह क्या करता है, अधिक से अधिक भौतिकता की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, उसे चाहे कितना ही मिल जाए। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है। शरीर की आवश्यकताएं अर्थात हम हमारे शरीर की सुविधा के लिए क्या करते हैं कि इस प्रकार का कलेक्शन करते हैं, इस प्रकार का संग्रह करना शुरू कर देते हैं ताकि वो हमारे 100 साल तक ना खत्म हो। डाल रखा है, कहीं दबा रखा है, किंतु चाहे कच्चा चरे या पक्का कर खाए गेहूं, तो पशु और मानव में क्या अंतर है। अर्थात मानव को मानव बनाया गुलाब ने, अर्थात व्यक्ति जो है तृप्ति कब महसूस करता है। एक गुलाब का जो फूल होता है, गुलाब का फूल एक मनुष्य के सामने और एक पशु के सामने जब छोड़ा जाता है तो पशु क्या करेगा, उसकी सुगंध नहीं लेगा, पशु उसे क्या करेगा, पशु उसे खा लेगा, लेकिन मनुष्य उसकी सुगंध लेकर तृप्त होगा। वो फर्क है। लेकिन जब खाने पर इससे संबंधित है तो खाना तो पशु भी खाता है, यानी ये मनुष्य में और पशु में अंतर इस गुलाब ने करना सिखाया। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी है। यही नहीं, जब उसकी भूख खाओ खूब कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी
कामनियां गेहूं के उखल और चक्की में पीस कर कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उसकी सींग की बनाई हुई तुरई। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया, तराने छोड़े और बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई। रात का काला दुख दुख पर्दा दूर हुआ, तब ये उच्छावसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने की उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से। अब हम देखते हैं कि आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो प्रकृति की चीजों को देख करके खुश होता है, उसे अच्छा ही लगता है और वह है प्रकृति के प्रति कुछ न कुछ करता रहता है। पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों के आसमान में जब बादल उमड़े, तब उसने अपनी कृषि का आरोप करके और वह प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को और इंद्रधनुषी रंग में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर है। मानव शरीर में पेट नीचे है, हृदय ऊपर है और मस्तिष्क का सबसे ऊपर है। इसलिए सभी पर, अपने संपूर्ण शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं। पशु का जो पेट और मानस है वो समानांतर है, जबकि आदमी इस प्रकार है, अर्थात या मस्तिष्क है, या हार्ट है, यहाँ पेट है। तो यानी मस्तिष्क होती हुई हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट के बाद में वह पेट में पहुंचती है। तो जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। अर्थात गेहूं की आवश्यकता है, पेट भर भोजन करने के लिए उसे गेहूं चाहिए, लेकिन वह गेहूं पर विजय प्राप्त करना चाह रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए जिससे मुझे भूख लगे नहीं। और उपवास, व्रत, तपस्या उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। उपवास करता है, व्रत करता है, तपस्याओं के माध्यम से उन्होंने अन्न को छोड़ा है। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, सुखी रहा। अर्थात आदमी जितना मिला उतना खाकर के मानसिक रूप से यदि वो स्वस्थ हो गया, मानसिक रूप से यदि संतुष्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि वह मनुष्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ है। सानंद रहा, वह कमाता हुआ गाता था, गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ काम। उसका सांवला दिन में, उसका ग्वाला जो है वो दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ यह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है। किंतु धीरे धीरे संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया है हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नार की यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, और वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत नहीं कर सके। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि एक समय था जिस समय आदमी जो है वो आकाश पर, अर्थात हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कि व्यक्ति जो है अर्थात तपस्याएं करता था, उपवास करता था, व्रत करता था, काम करते हुए भी ईश्वर को याद करता था। अर्थात वो एक तरह से अपने रूमानी मूड में रहता था और वह इस पृथ्वी पर आराम से रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये गेहूं और गुलाब में संतुलन बिगड़ गया और व्यक्ति अधिक से अधिक गेहूं की प्राप्ति करने में, अर्थात भौतिकता को जुटाने में वह आगे बढ़ने लगा। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीच का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अर्थात गुलाब जो है वो कभी तृप्ति का प्रतीक हुआ करता था, वो आज विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी इनका प्रतीक बन गया है और मनुष्य संतुष्ट होता ही नहीं है। अब उसके ग्वाले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। परंपरा चली आ रही है, अर्थात एक समय महाभारत हुआ और महाभारत के समय कहा जाता है कि करोड़ों की संख्या में मनुष्य मर गए थे। मनुष्य जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए या युद्ध में काम आ गए थे। लेकिन आज हम देखते हैं चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है, और गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, अर्थात व्यक्ति जो है
भौतिकता को प्राप्त करने के लिए इतना पीछे दौड़ रहा है कि भौतिकता स्वयं घबरा गई है। और गुलाब अर्थात कहीं भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं है, तो संतोष जो है अर्थात मानसिक तृप्ति जो है वह बगीचों में रो रही है। अर्थात दोनों अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है। अर्थात हम इस प्रकार भौतिकता की तरफ नहीं दौड़ें। आज हम भौतिकता के चक्कर में हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अनैतिक दोहन कर रहे हैं, और अनैतिक दोहन से ये पृथ्वी कब तक हमारा साथ देगी? ये महायात्रा चलती रही, चलता रहेगा, और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं देगा? अर्थात जिस प्रकार महाभारत हुआ था, उसी प्रकार व्यक्ति काल को कवलित नहीं होगा, अर्थात काल का ग्रास नहीं बनेगा। नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा मत करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा से सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, और गेहूं गुलाब की विजय, चिर विजय। अब गुलाब को गेहूं पर विजय प्राप्त करें। गुलाब अर्थात व्यक्ति को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब नए मानव की यह आकांक्षा हो, क्या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है कि यह गेहूं क्या है, और उसने ये भी बता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूत्व क्या है, हम जान गए हैं। यह है गेहूत्व आता कहां से है? हमारे यहाँ पर हमसे ये छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं, और उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। अर्थात गेहूं जो है, गेहूं में जो बालियां लगती है और उनमें बालियों में जो दाने संग्रहित होते हैं, वो गेहूं का रूप धारण करते हैं, और उन्हीं के लिए हमारी भूख होती है। क्यों? पृथ्वी की कुड़ाई, जुताई, गुड़ाई हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? हाँ, ये तो अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी, अर्थात मानव व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए एक ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। अर्थात व्यक्ति जो है इतनी भौतिकता की तरफ दौड़ता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, ये बात हस्तामल पद सिद्ध होकर रहेगी। अर्थात जब व्यक्ति समस्याओं की तरफ ध्यान देगा, तो व्यक्ति अवश्य उसका डिसीजन लेगा, उसकी तरफ वह सुधारने का प्रयास करेगा। विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित। विज्ञान को इस ओर आना है, अर्थात विज्ञान को मानव की आवश्यकताओं को, अर्थात पृथ्वी की इस सुरक्षा को ध्यान में रख करके आविष्कार करने हैं, चीजें बनानी है, न कि इस भौतिकता को देख करके। तो मानव को इस ओर आना है, अर्थात मानव को मनुष्य की भलाई का सोचना है, नहीं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। अर्थात विज्ञान ही इससे पृथ्वी का विनाश करने में सहायक हो जाएगा। इसलिए विज्ञान को इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की जो अर्थात ये करना चाहिए, आविष्कार करने चाहिए, इस प्रकार सोचना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर मानव का पुनः अर्थात भौतिकता में यानी गेहूं और गुलाब में संतुलन हो सके। आगे लेखक लिखते हैं कि विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परमावश्यक वस्तुएं हवा की तरफ इफारत हो जाए, हवा की तरह इफारत हो जाए। अर्थात जिस प्रकार हमें हवा पानी संतोषजनक रूप से मिलता है, उसी तरह विज्ञान जो है वो गेहूं पैदा करने में इतना जरूर कर देगा कि व्यक्ति को आसानी से गेहूं अर्थात भोजन प्राप्त होगा। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो कि गेहूं की समस्या को हल कर दे। अर्थात आज हम देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ गया है, एक समय आज से कोई 20 गुना है वो गेहूं ज्यादा होते हैं, तो या धान भी ज्यादा होता है। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता, और आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता मतलब जो अधिक मात्रा में है। एक प्रश्न चिन्ह, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान ये गीत गाइए, किंतु ये नहीं भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उठा ले जाने में तनिक भी संकोच नहीं था, तनिक भी
संकोच नहीं था। अर्थात यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान, जहां पर कभी सोने की नगरी जिसको कहा जाता है, और सोने की नगरी जिसको कहा जाता है, वहां पर राक्षसता थी जो यहाँ की बहु बेटियों को उठा कर ले जाते थे, जिनमें तनिक भी उनमें अर्थात हया नहीं हुआ करती थी, शर्म नहीं थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, जिसका आकाश शरीर था, 10 सिर थे, 6 महीने सोती थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बना कर रखना चाहेगा। पेट की सुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की सुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। अर्थात व्यक्ति जब पेट की सुधा शांत होती है तभी वासनाएं जागृत होती है, और उन वासनाओं के लिए व्यक्ति है वो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय। अर्थात हमारे पास प्रचुरता है, हम अच्छी तरह से भोजन प्राप्त करते हैं, हमें गेहूं अर्थात भोजन अच्छी तरह से प्राप्त मिल रहा है। जब हम अच्छी तरह से शारीरिक रूप से संतुष्ट है तो मानसिक जागृतियां होंगी, लेकिन वो मानसिक जागृतियां नकारात्मक नहीं हो। अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान उपाय दे सकता है, बताता है इंद्रियों के संयमन का और वृत्तियों के ऊर्ध्वगामी करने का। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देता है कि व्यक्ति को जीवन में संयम रखना चाहिए। इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो जाती है। अर्थात ये जो रंभा, मेनका, उर्वशी, ये अप्सराएं थी, और इन अप्सराओं ने हमारे बड़े बड़े तपस्वियों के अर्थात तपस्वियों की तपस्याएं भंग कर दी। आज भी देखिए गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय मात्र एक है, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना। अर्थात हमारी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को सही दिशा में लगाना, हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें सही दिशा में लगाना। व्यक्ति हमेशा क्या रहना चाहिए, व्यक्ति हमेशा बिजी रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की तरफ प्रवृत्त कीजिए। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारे जो शरीर की वासनाएं हैं, उन वासनाओं को उठाकर मानसिक वासनाओं में बदलो। अर्थात हम मानसिक रूप से सोचें, शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित होनी चाहिए, शरीर पर हमारे मन का कंट्रोल होना चाहिए। अर्थात गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से सब पर छाई हुई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहती रही है, अर्थात जिसके लिए आज लड़ाइयां होती जा रही है। लड़ाई की कहा जाता है जर, जोरू और जमीन। 3 ही कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन, अर्थात संपत्ति औरत के लिए और जमीन के लिए। ये जो युद्ध होता रहा है, तो आज भी वैसा ना हो। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे, कि दुनिया मानस संसार का सांस्कृतिक जगत में कैसा शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानव या मानस जगत का नया लोक बसाएंगे। अर्थात हम एक इस प्रकार के वातावरण में रहेंगे जब हम इस दुनिया में रह करके हमारे ऊपर जो शरीर का अर्थात शरीर पर हमारे मन का कंट्रोल होगा, और हमारे मन की जो वासनाएं हैं अर्थात हमारे शरीर की जो शक्ति है वो सही कामों में ऊर्ध्वगामी होगी, हमारे सही कामों में लगेगी। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, अर्थात इस भौतिकता से हम दूर हट जाएंगे और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे, अर्थात मानसिक रूप से संतुष्ट होकर के, और हम इस पृथ्वी पर रहेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे हैं, गूंज रहे हैं, फूल सूंघनी फदक रही है, चहक रही है, नृत्य, गीत, आनंद, उत्साह। कहीं भी गंदगी नहीं है, कहीं भी कुरूपता नहीं है। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, और गालों पर गुलाब खिल रहे हैं। अर्थात व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट होगा। आंखों से गुलाब झांक रहा है। जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में और गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? और वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हो? कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति भौतिक जगत के पीछे दौड़ रहा है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्टि की तरफ नहीं जाता। पर्दे को हटाइए, देखिए वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इस लोक में। अर्थात व्यक्ति को भौतिकता की तरफ कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। अर्थात हमारे घर में इतनी चीज तो होनी चाहिए जिससे हमारा काम चलता रहे, हमारे जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहे, और
वो होती रहे और हमारे घर कोई अतिथि आता है तो वो भूखा नहीं रहे, बस इतनी होनी चाहिए, बाकी हम संतुष्ट भी होने चाहिए। और हम जैसे अनैतिक धन को प्राप्त कर लेंगे, अनैतिक सुविधाएं जुटा लेंगे, तो वो सारी की सारी एक ना एक दिन समाप्त होने वाली है, और जिससे हम क्या, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी खतरे में पड़ने वाली है। इसके लिए हमें गेहूं और गुलाब में संतुलन करना है। अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही, अर्थात शो के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, शो के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, अर्थात आपको दर्शन करने का अगर शौक है तो वैसी नजर पैदा कर, दर्शन प्राप्त करने की नजर, अर्थात आप में वो नजरिया भी होना चाहिए किसी को देखने का, अर्थात संतुष्ट होने का। यदि हमारे लाखों सुविधाएं हैं हमारे पास और हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम उसी प्रकार दुखी होंगे जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति होता है। हमारे पास सुविधाएं कम है लेकिन संतोष अधिक है, तो हम अच्छी तरह से जीवन को जी पाएंगे। इसलिए इस पाठ में हमारे जीवन को जीने का तरीका बताया गया है कि हमें गेहूं और गुलाब में संतोष रखना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं। इसमें देखिए आपके 6 क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं। इनमें से इनकी जो वीडियो है वो जारी होगा, इनके उत्तर के वीडियोज भी जारी होंगे जितने भी जो मोस्ट प्रश्न है, और तब तक के लिए आप भी तैयार करें। लेखक के अनुसार आने वाली दुनिया को हम कौन सी दुनिया कहेंगे? जो दुनिया आएगी उसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गेहूं और गुलाब का संबंध किससे है? अर्थात गेहूं का संबंध भौतिकता से है और गुलाब का संबंध मानसिक तृप्ति से है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे से क्या? अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त किया, अर्थात अब हम भौतिक जगत के पीछे नहीं दौड़ करके मानसिक रूप से तृप्त होने की सोचे। गेहूं और गुलाब की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कर लेखक के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। लेखक का क्या उद्देश्य है? गेहूं और गुलाब अर्थात हमारा जो मानव जीवन है इसमें भौतिक जगत और मानसिक जगत, अर्थात भौतिक संतुष्टि और मानसिक संतुष्टि में सामंजस्य, अर्थात उसमें समानता होना आवश्यक है। व्यक्ति को जिस प्रकार व्यक्ति है वो अपनी ये जो भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के दिन रात मेहनत करता है, उसी प्रकार मानसिक रूप से संतुष्ट होने के लिए भी, अर्थात मानसिक तृप्ति के लिए भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से तृप्त नहीं है तो उसके पास चाहे कितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वह व्यक्ति उन भौतिक सुविधाओं का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएगा। इंद्रिय संयमन और वृत्ति उन्नयन से आप क्या समझते हैं? इंद्रिय संयमन अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, अर्थात हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो देखने की, सुनने की, सोचने की, इन सभी इंद्रियों पर हमारे मन का कंट्रोल होना चाहिए, हमारी आत्मा का इस इन पर नियंत्रण होना चाहिए, और हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो वृत्तियां हैं ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, अर्थात विकास की तरफ होनी चाहिए, ना कि पतन की तरफ। गेहूं सिर ढूंढ रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, अर्थात एक व्यक्ति, अर्थात ये मानव सभ्यता जब भौतिकता की तरफ बहुत अधिक दौड़ी, अर्थात भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने के लिए जब उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए, तब क्या हुआ? बहुत अधिक प्रयास किए तब क्या हुआ? उन्होंने अनैतिक रूप से पृथ्वी का दोहन किया, वृक्षों को काटा, जंगलों को काटा और अनैतिक कार्य किए, जिससे भौतिक व्यवस्था भी लड़खड़ा गई और व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से संतुष्ट भी नहीं हो पाया। इसका अर्थ है कि इसमें व्यक्ति भौतिकता और मानसिकता दोनों रूप से असंतुलित हो गई, और हम इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, इससे पहले भी जो व्यवस्थाएं बदली है, अर्थात मानव का विनाश हुआ है, वो सब इन्हीं कारणों से हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये पाठ अच्छा रहा होगा और ये प्रश्न जो है वो आप अच्छी तरह से तैयार करें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।